सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, आपको इस टाइप से बैरोमीटर दिया था। और ये हाइट एस दी हुई है और इधर तुम जानते ही होगे वैक्यूम होता है। आपसे कहता है और ये मरकरी होती है। आपसे कहता है कि अगर मरकरी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज इंक्रीज्ड, तो जो एच है वो अनचेंज रहेगा। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना। अब सुनो, ये एक्चुअली फॉल्स है क्योंकि तुम इसका कंसेप्ट जानते होगे ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस फिगर में वो रो मरकरी जी एच होता है। अब आप देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जी की वैल्यू ये तो फिक्स है और टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी की भी डेंसिटी कम होती है। क्यों? रो मरकरी ये डिक्रीज करेगी, इसका मतलब जो हाइट होगी ये इंक्रीज करेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस फिगर में इक्वेशन चलती है पी नॉट इक्वल टू रो मरकरी जी इंटू एच, और पी नॉट की वैल्यू और जी की वैल्यू फिक्स है और किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाय द वे से ये वाली इक्वेशन आती कहाँ से, देखो जैसे ये दो पॉइंट्स है ना, ये वन है ये टू है, तो हम पी एट वन इक्वल टू पी एट टू लिख सकते हैं। और वन पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब टू पे आ जाओ, कितना प्रेशर है, ऊपर वैक्यूम था, तो इसका मतलब जीरो प्लस रो मरकरी जी इंटू एच, ये था बस। और जीरो मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज वैक्यूम का मतलब जीरो प्रेशर। क्यों? ये कह दो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो मैंने इस टाइप से लिक्विड दिया था, इसमें लिक्विड है और तुम कहते कि यहां से हीट करते हो आप। तो लिक्विड एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ये पूछा था। लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को कई बार काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी एक्चुअल में रॉन्ग है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो कि जब तुम यहां पे हीट करोगे तो यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब और कम लिक्विड का जो कम डेंसिटी का जो लिक्विड होगा वो ऊपर चलेगा ना, फिर ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा, अगर करेगा भी तो क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा, ये करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जहां पे आप हीट करोगे
वहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और कम डेंसिटी का लिक्विड ऊपर को फ्लो करेगा, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा। तीसरा, ये वाटर है और इसमें आइस फ्लोट कर रही है। और इसके अंदर लेड पीसेस हैं। और ये एच है, जिसको हम लेवल भी कहते हैं, लेवल ऑफ लिक्विड भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम लेवल ऑफ लिक्विड भी कहते हैं। तो तुमसे कहता है कि जब आइस मेल्ट कर जाएगी, व्हेन आइस मेल्ट्स, तो लेवल इंक्रीज करेगा, ये कहता है तुमसे। लेवल या एच कह लो। इसका भी आंसर फॉल्स था। रीजन, आइस जब मेल्ट करती है, केवल आइस को देखते हैं पहले, तो लेवल अनचेंज रहता है। ये तो आइस की बात आ गई। अब चलते हैं लेड की बात। ये पहले फ्लोट कर रहे थे, और फिर सिंक कर गए। अगर कोई भी चीज पहले फ्लोट कर रही है और बाद में वो सिंक कर जाती है, तो फिर उससे लेवल डिक्रीज करता है। और ये भी मैंने क्लास में कई बार बता रखा है, मतलब जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया हुआ तो उसमें बता रखा है कि लेड पीसेस पहले फ्लोट कर रहे थे और बाद में सिंक कर गए, तो लेवल डाउन आता है। तो इसका मतलब ओवरऑल लेवल अगर आप देखोगे तो फॉल करेगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइस के मेल्ट होने से लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेड पीसेस पहले फ्लोट कर रहे थे आइस के अंदर और बाद में वो सिंक कर जाएंगे, तो इस कंडीशन में लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद चलते हैं एसर्शन रीजन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर जैसे ना पानी जब ऊपर को जाता है बेटा, जैसे पाइप टाइप का तुमने किया, तो पानी ऊपर को जब जाता है तो इधर पे एरिया बढ़ जाता है। ये तो एसर्शन दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे एरिया कम हो जाएगा। क्यों? एरिया डिक्रीजेज। मतलब पानी अगर ऊपर को फ्लो करेगा तो ऊपर एरिया बढ़ जाएगा और नीचे एरिया कम हो जाएगा। ये तो एसर्शन था। और रीजन आपका था कि अगर कोई इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो कांस्टेंट होगा। एसर्शन सुन लो। पाइप तुमने कुछ ऊपर को फेंका, मतलब पानी ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। या ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक। ये तो एसर्शन में था। और रीजन में आपसे कहा था कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये दोनों के दोनों सही थे, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। तो इसका आंसर अगर देखोगे तो आंसर उसके हिसाब से ए आएगा। अब देखो सेकंड क्यों सही है।
बिकॉज ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ना, अगर तुम्हें याद हो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। अब इस पे आ जाओ, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो आपको लग ही रहा होगा कि V2 V1 से ज्यादा होगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि AB की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां स्पीड कम है वहां पे एरिया ज्यादा होगा, तो A1 ग्रेटर देन A2 होगा। सिंपल है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिफ्थ, आपको एक वायर दे रखा है, उसका यंग्स मॉडुलस Y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और उसकी लेंथ L, ये दे रखा है, और इसको तुम X स्ट्रेस्ड करते हो, स्ट्रेस्ड बाई X। तो इसमें तुम्हें वर्क निकालना है कितना होगा। आई थिंक आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कोई भी वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, और उसका जो फोर्स कांस्टेंट के होता है वो YA/L के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा हाफ के x², और के की वैल्यू कितनी होती है, YA/L के इक्वल होती है। नेक्स्ट, अब चलते हैं सिक्स्थ। ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। इसमें ना एक स्पेयर रखा हुआ है, और ये पिस्टन है, ये लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, ध्यान रखना। और इसका जो रेडियस है ये R दिया हुआ है, और इसका बल्क मॉडुलस वो स्मॉल k दिया हुआ है, और इस पिस्टन का एरिया तुम्हें A दिया हुआ है। अब तुम इसके ऊपर एक मास रख देते हो M, तो इसकी रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, डेल्टा R/R की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। इसमें देखो क्या करना है कि जब आप मास रखोगे तो एक तरीके से आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे, और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई किया आपने, डेल्टा P कितना किया, वो F/A किया, और F का मतलब mg/एरिया। और पास्कल लॉ से ये एक्स्ट्रा प्रेशर सब जगह पे आ जाएगा, मतलब इधर अगर तुम देखोगे तो हर जगह पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, और इस एक्स्ट्रा प्रेशर से उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और फिर एक बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा V देखूं तो ये कितना हो गया, देखो डेल्टा V की वैल्यू हो गई माइनस डेल्टा P अपॉन बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम, और डेल्टा P आपने रख दिया mg/A। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा कि आपको चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया, और माइनस साइन जस्ट आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये फाइनली ऐसा आ गया ना, देखो -mg ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन इनटू बल्क मॉडुलस।
माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम में इतने का डिक्रीज हुआ। ठीक, अब चलते हैं, हमें डेल्टा आर निकालना था। अब ये बताओ कि जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब रहा होगा। इसका मतलब एक तरीके से V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हुआ। और छोटे मोटे चेंज के लिए, नहीं है, छोटे मोटे चेंज के लिए डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 तो चलो कैंसिल कर दो। अब हमें डेल्टा आर अपॉन आर निकालना है। तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ गया, डेल्टा V अपॉन V अपॉन 3 आ गया, बस हो गया। अब जरा इस फिगर में देखो, इस वाले इक्वेशन में डेल्टा V अपॉन V कितना होगा, देखो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू माइनस एम जी अपॉन ए के आएगी। क्यों, माइनस एम जी अपॉन ए के, तो ये आ गई माइनस एम जी अपॉन 3 a के, ये आ गई बस हो गया। पर माइनस साइन मैंने आपको बताया कि माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद चलते हैं 7th। एक मेटल है, ये फ्लोट कर रहा है मरकरी में। और मेटल का वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो गामा दे रखा है, और मरकरी का वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो गामा 2 कर रहे हैं। ठीक, ये दिया हुआ है। तो आपसे ये कहता है कि जब टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हो, where temperature is increased by delta T, then fractional change in फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड क्या होगा। ये भी हम क्लास में करते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। मेटल मरकरी में फ्लोट कर रहा है, जब आप टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाते हो तो जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स था फ्लोटिंग कंडीशन में, उसमें फ्रैक्शनल चेंज फिर कितने का आएगा, ये कह लो जो है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो हम क्या करते हैं। जब ये फ्लोट कर रहा था तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट आता है, और अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और वेट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। जी और जी कैंसिल, तो जो वी आई आता है वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन वी, वो आ जाता है रो एस अपॉन रो एल, और बेसिकली यही हुआ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड। इसको मैं एफ कह दे रहा हूं। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, वह टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो फिर रो एस और रो एल भी दोनों के दोनों कम हो जाएंगे ना। उस केस में रो एस एंड रो एल विल
डिक्रीज। इसका मतलब जो नया फ्रैक्शन होगा एफ डैश, वो आपका रो एस डैश अपॉन रो एल डैश होगा। और तुम्हें फ्रैक्शनल चेंज निकालना था, इसका मतलब जो तुमसे पूछा गया है वो तुमसे एफ डैश अपॉन एफ पूछा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज। तो इसका मतलब ये आ गया रो एस डैश अपॉन रो एस इंटू, ये उल्टा हो जाएगा रो एल अपॉन रो एल डैश। ये आ गया। अब लेकिन तुम्हें यहां पे ना एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो रो डैश अपॉन रो होता है वो 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। ये ज्यादातर थ्योरी में आपको पढ़ाते होंगे। रो डैश अपॉन रो का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं रो एस डैश अपॉन रो एस लिखूं तो ये कितना हुआ देखो, 1/1 प्लस सॉलिड का तुम्हें गामा 1 दिया हुआ है तो ये गामा 1 इंटू डेल्टा टी हो गया। लेकिन ये उल्टा होगा, फिर यहाँ पे देख रहे हो ये उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मेटल मरकरी में फ्लोट कर रहा था तो उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड रहता है और वो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इतना आता है। और ये कैसे निकलता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट करके। अब आप टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाते हो तो रोएस और रोएल दोनों के दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपसे उस फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल चेंज पूछा था, इसका मतलब एफ डैश अपॉन एफ पूछा था। और एक मैंने तुम्हें रिलेशन ये दिया, ये तुम क्लासेस में पढ़ते होगे कि रो डैश अपॉन रो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे सॉलिड का जो गामा दिया हुआ है गामा 1 दिया हुआ है और लिक्विड का जो गामा दिया हुआ है गामा 2 दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8। ये एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ एल दे रखी है और इसकी डेंसिटी रो दे रखी है और इसको एक्सेलेरेशन एल्फा से मूव करवा रहे हो। तो तुम्हें इसके मिड में स्ट्रेस निकालना था, स्ट्रेस एट मिड पॉइंट। अब सुनो, अगर मैं केवल इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, हाफ पोर्शन का, इसकी लेंथ हो गई L/2 और मान लो एरिया ए है, तो ये भी अल्फा एक्सेलेरेशन से जा रहा है और वो एक्सेलेरेशन किससे मिलेगा, जो यहां पे टेंशन होगी। इसका मतलब टेंशन कितना होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना हुआ देखो, ए इंटू L/2, ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी, ये मास आ गया, और एक्सेलेरेशन तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, ये तो टेंशन आ गई। अब यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो ऑब्वियस सी बात है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और अगर आप टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये आंसर कितना आ गया बताओ, एल रो
अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया। अल्फा यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं हाफ पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वहां से सबसे पहले आपने टेंशन निकाली और फिर टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करोगे तो वो हमारा बन जाएगा स्ट्रेस उस पॉइंट पे। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। आइडियल फ्लूइड है। अब तुम्हें एक जगह एरिया तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर दे रखा है 2000 पास्कल और ये वाटर दिया हुआ है, ध्यान रखना। और इसकी डेंसिटी 10⁻³ kg/m³ ये दे रखी है। ये तो गिवन है। अच्छा, एक चीज और भी बोलिए, हॉरिजेंटल पाइप। हाँ, अब तुमसे कहता है कि जहां पे एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है वहां पे प्रेशर कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो सिंपल है, देखो यहां पे एरिया हाफ है तो इसका मतलब स्पीड डबल होगी, तो यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन से कह रहा हूँ, A1V1 इक्वल टू A2V2। अब हॉरिजेंटल पाइप है, इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन में जो रोजीएच वाला टर्म है उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा कि हाफ रो V1² प्लस P1 इक्वल टू हाफ रो V2² प्लस P2। तो यहां से तुम P2 निकाल लेना, बस हो गया। फाइंड P2, क्योंकि आप देखो रो दिया हुआ है आपको, V1 दे रखा है, P1 दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ये होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जहां पे एरिया हाफ है वहां पे स्पीड डबल हो जाएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन से। हॉरिजेंटल पाइप दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बर्नौली इक्वेशन में रोजीएच वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी केवल दो टर्म रह जाएंगे, P प्लस हाफ रो V² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वहां से आप प्रेशर P2 निकाल लोगे। अब चलते हैं 10th। अब सिंगल ऑप्शन शुरू हो गया। सिंगल ऑप्शन, एक मेटल को आपने कंप्लीटली इमर्स किया, कंप्लीटली इमर्स्ड इन एल्कोहल, और आपसे कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसका वेट W1 फील हो रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसका वेट W2 फील हो रहा है। तो W1 W2 के इक्वल होगा, W1 W2 से बड़ा होगा, या W1 W2 से कम होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और साथ में आपसे दिया हुआ कि गामा ऑफ मेटल लेस देन गामा ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मेटल को कंप्लीटली आपने अल्कोहल में इमर्स किया हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको W1 वेट फील हो रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस पे W2 वेट फील हो रहा है, और गामा मेटल गामा एल्कोहल से आपको कम दिया हुआ है। ठीक, तो आपको बताना है कि W1 W2 इक्वल होगा, W1 बड़ा होगा या W2 बड़ा होगा, एंड सो ऑन कह लो जो है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो क्या फिजिक्स लगती है कि जब मैंने किसी को कंप्लीटली इमर्स किया तो इसको जो वेट फील होता है, वेट एपरेंट, वो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम होगा ना। यही तो इक्वेशन लगेगी कि एपरेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम। और इस अपथ्रस्ट को मैं चलो यू कह दे रहा हूं, ठीक है, और एक्चुअल वेट को डब्ल्यू कह दे रहा हूं। तो ये डब्ल्यू माइनस यू हो गया एक तरीके से। अब आप देखो कि जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, वेट टेम्परेचर इज चेंज्ड, तो डब्ल्यू में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, डब्ल्यू तो अनचेंज रहेगा ना। तो हम अपथ्रस्ट को देखते हैं कि अपथ्रस्ट में क्या होगा। टीएम समझ में आ रही बात। अब देखो अपथ्रस्ट में क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ध्यान रखना। और अपथ्रस्ट डैश क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डैश डेंसिटी ऑफ लिक्विड डैश, जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो अगर मैं यू डैश अपॉन यू करूं तो फिर ये आ जाएगा वी एस डैश अपॉन वी एस इंटू रो एल डैश अपॉन रो एल। और वी एस डैश कितना कह सकता हूं मैं, वी एस प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वी एस। और रो डैश अपॉन रो का फॉर्मूला भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, 1/1 प्लस गामा डेल्टा थीटा होता है। तो इसका लिए हो जाएगा 1/1 प्लस गामा एल्कोहल डेल्टा टी, ये हो गया। और Vs को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Vs को क्या लिख सकता हूं, Vs गामा मेटल मेटल ही दिया है, गामा मेटल इंटू डेल्टा टी। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा Vs और Vs कैंसिल हो गया, इसका मतलब U डैश अपॉन यू की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 प्लस गामा मेटल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल्कोहल इंटू डेल्टा टी। तो ये तुम्हारा अपथ्रस्ट का रिलेशन आ गया। अब तुम्हें गामा मेटल कम दिया हुआ है, आप देखो ना आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है कि गामा ऑफ मेटल लेस देन गामा ऑफ एल्कोहल, ये दे रखा है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा इसका मतलब यू डैश की जो वैल्यू होगी वो यू से कम हो जाएगी। इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे अपथ्रस्ट इज डिक्रीजिंग, और अगर अपथ्रस्ट कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयरफॉर एपरेंट वेट विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे W1 दिया था और 50 डिग्री सेल्सियस पे W2 दिया था। इसका मतलब W2 की जो वैल्यू होगी वो W1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। मेटल को एल्कोहल में इमर्स किया था और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसका वेट W1 फील हो रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस पे W2 फील हो रहा है, और गामा मेटल का गामा एल्कोहल से कम दिया था।
तो W1 और W2 में आपको रिलेशन निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम होता है। अब जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल वेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो mg के इक्वल है। अपथ्रस्ट में चेंज आएगा, और अपथ्रस्ट मैंने बताया कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लिख सकते हैं Vs डैश रो एल डैश इंटू जी, बिकॉज जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो वहां से लास्ट में मैंने यू डैश अपॉन यू निकाल दिया, और फिर ये प्रूव किया कि हायर टेम्परेचर पे अपथ्रस्ट कम हो रहा है। तो अगर अपथ्रस्ट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे चलो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड गुड। थैंक यू सर।